नमस्कार। आज विज्ञान के इतिहास की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। एक ऐसे ग्रह की कहानी जिसे वैज्ञानिकों ने खोजा, नाम दिया, नक्शों कर भी बनाया, पर वो ग्रह असल में कभी था ही नहीं। हमारे पास इस बारे में यूट्यूब चैनल एस्ट्रोफज़ा और ज़ेफिरस के कुछ वीडियो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं। तो आज इन्हीं के आधार पर हम उस काल्पनिक ग्रह वल्कन की कहानी को ज़रा गहराई से देखेंगे। कैसे सिर्फ गणित से एक ग्रह का जन्म हुआ और फिर कैसे विज्ञान की एक नई समझ ने उसे हमेशा के लिए मिटा दिया। चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी शुरू होती है 19वीं सदी से। यूरेनस ग्रह की चाल में कुछ अजीब सी गड़बड़ियां देखी जा रही थीं। तब उर्बेन ले वेरियर नाम के एक फ्रेंच खगोल शास्त्री थे। उन्होंने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमों का इस्तेमाल किया और हिसाब लगाकर बताया कि भाई इन गड़बड़ियों का कारण जरूर यूरेनस के पार कोई और अनदेखा ग्रह होना चाहिए जो उसे खींच रहा है। और कमाल की बात यह है कि ये उनकी भविष्यवाणी एकदम सही निकली। बिल्कुल सटीक। 1846 में ठीक उन्हीं की गणनाओं के आधार पर नेपच्यून ग्रह खोज लिया गया। ये तो न्यूटोनियन फिजिक्स की एक जबरदस्त जीत थी। हाँ बिल्कुल। मतलब सिर्फ गणित के दम पर एक पूरा ग्रह खोज निकालना। जी हाँ, ये दिखाता है कि सिद्धांत कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। इस सफलता से जाहिर है लेवेरियर का हौसला बहुत बढ़ गया होगा। तो अब उन्होंने एक और उलझी हुई पहेली पर ध्यान दिया। बुध ग्रह की कक्षा, मर्क्यूरी की। बुध की चाल में भी कुछ अजीब था। उसका पेरिहेलियन यानी वो बिंदु जहां वो सूरज के सबसे करीब होता है। हाँ, वो पेरिहेलियन धीरे धीरे घूम रहा था, जिसे प्रिसेशन कहते हैं। अब ये प्रिसेशन तो अपेक्षित था न्यूटन के नियमों के अनुसार, पर बुध का प्रिसेशन उम्मीद से थोड़ा तेज था। ये अंतर बहुत बहुत छोटा था। एक सदी में सिर्फ 43 आर्क सेकंड। 43 आर्क सेकंड सुनने में तो बहुत कम लगता है। हाँ, है तो कम। सोचिए, 1 डिग्री का 36,000वां हिस्सा होता है 1 आर्क सेकंड, उसका सिर्फ 43 गुना। लेकिन ये छोटा सा फर्क मापा जा सकता था और न्यूटन के गणित से समझाया नहीं जा पा रहा था। भले ही आप बाकी सारे ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण असर को ध्यान में रख लें, फिर भी ये 43 आर्क सेकंड का हिसाब नहीं लग रहा था। ये एक बड़ा सिरदर्द बन गया था। तो लेवेरियर ने सोचा क्यों ना वही तरीका फिर से आजमाया जाए जो नेपच्यून के लिए इतना सफल रहा था। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि जरूर बुध और सूर्य के बीच में कोई और ग्रह छिपा है, एक अनदेखा ग्रह। और वही ग्रह बुध की कक्षा को इस तरह से प्रभावित कर रहा है। इस काल्पनिक ग्रह को उन्होंने नाम दिया वल्कन। हाँ, वोल्कन, आग के रोमन देवता के नाम पर, क्योंकि ये माना गया कि ये सूरज के बहुत ही करीब होगा, भट्टी जैसा। फिर आया 1859 और एक बड़ा ही नाटकीय मोड़। एडमंड लेस्कार बोल्ट नाम के एक शौकिया खगोल शास्त्री थे, पेशे से डॉक्टर। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने वल्कन को देखा है, सूर्य के डिस्क के सामने से गुजरते हुए एक छोटे काले धब्बे के रूप में। ये वीरियर को पहले तो कह सकते हैं थोड़ा शक हुआ। एक शौकिया खगोल शास्त्री का दावा। हाँ। लेकिन वो खुद लेस्कार बोल्ट से मिलने गए, उनके नोट्स देखे, उनका घर का बना टेलीस्कोप परखा। हाँ। और आखिरकार वो मान गए, उन्हें यकीन हो गया। ये थोड़ा हैरान करने वाला लगता है कि इतने बड़े वैज्ञानिक ने इतनी आसानी से मान लिया। हाँ, शायद वो नेपच्यून की सफलता से इतने प्रभावित थे, या शायद वो वल्कन को खोजने के लिए इतने उत्सुक थे। खैर जो भी हो, वल्कन की खोज का ऐलान कर दिया गया। और फिर तो जैसे एक लहर सी चल पड़ी। हाँ। वल्कन कुछ खगोलीय नक्शों और किताबों में भी दिखने लगा। अच्छा। पर साथ ही शुरू से ही शक करने वाले भी बहुत थे। अच्छा जी। कई जाने माने खगोलवेद लेस्कार बोल्ट के दावे पर सवाल उठा रहे थे। एक ने तो यहां तक कहा कि वो उसी समय ब्राजील से सूरज देख रहे थे और उन्हें ऐसा कुछ नहीं दिखा। और गणितीय गणनाएं भी थीं। हाँ। उनसे पता चला कि लेस्कार बोल्ट ने जिस आकार का पिंड देखा था, अगर वो सच में ग्रह होता तो वो इतना छोटा होता कि बुध की कक्षा पर वो 43 आर्क सेकंड वाला असर डाल ही नहीं सकता था। तो मतलब गणित और अवलोकन दोनों में ही दिक्कतें थीं। बिल्कुल। लेकिन फिर भी वल्कन का विचार आसानी से गया नहीं। उसे खोजने की कोशिशें दशकों तक चलती रहीं, खासकर सूर्य ग्रहणों के दौरान। हाँ, क्योंकि तब सूरज की चकाचौंध कम हो जाती है और उसके करीब की चीजें देखने का मौका मिलता है। 1878 में अमेरिका में एक बड़ा सूर्य ग्रहण हुआ। बहुत उम्मीदें थीं। कुछ खगोलविदों ने फिर दावा किया कि उन्होंने कुछ देखा है, जेम्स क्रेग वॉटसन जैसे लोगों ने। पर ज्यादातर को कुछ नहीं मिला। और जो दावे किए भी गए उन्हें जल्द ही गलत पहचान मान लिया गया, जैसे किसी पास के तारे को गलती से ग्रह समझ लेना। और लेवेरियर की मृत्यु 1877 में ही हो गई थी। वो वल्कन की इस पहेली को सुलझते हुए नहीं देख पाए।
दशकों की ये नाकाम कोशिशें कुछ तो इशारा कर रही होंगी। यहीं पर वो ऑक्कम के रेजर वाली बात आती है कि सबसे सरल व्याख्या अक्सर सबसे अच्छी होती है। मतलब एक नया ग्रह बनाने के बजाय जो दिख ही नहीं रहा, जिसका गणित भी फिट नहीं बैठ रहा, क्या ये सोचना ज्यादा आसान नहीं था कि शायद हमारे गुरुत्वाकर्षण को समझने के तरीके में ही कोई कमी हो, न्यूटन के नियमों में ही? और यहीं पर एंट्री होती है एल्बर्ट आइंस्टाइन की। बिल्कुल। 1915 में उन्होंने अपना सामान्य सापेक्षता सिद्धांत पेश किया, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और इसने गुरुत्वाकर्षण को देखने का नजरिया ही बदल दिया। हाँ, आइंस्टाइन ने कहा कि गुरुत्वाकर्षण कोई खिंचाव वाला बल नहीं है जैसा न्यूटन ने बताया था, बल्कि ये स्पेस और टाइम के ताने बाने, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं, उसमें भारी चीजों की वजह से आने वाला मोड़ है। जैसे किसी चादर पर भारी गेंद रखने से चादर मुड़ जाती है। बिल्कुल वैसे ही सूरज जैसी भारी चीज अपने आसपास के स्पेस टाइम को मोड़ देती है और ग्रह उसी मुड़े हुए स्पेस टाइम में घूमते हैं। और आइंस्टाइन के सिद्धांत के अनुसार इस मुड़े हुए स्पेस टाइम में घूमने वाले ग्रहों की कक्षाएं अपने आप ही प्रिसेस करती हैं, उनका पेरिहिलियन घूमता है। अच्छा, ये तो सिद्धांत का ही हिस्सा था। जी हाँ। और जब आइंस्टाइन ने अपने सिद्धांत का इस्तेमाल करके बुध के लिए इस प्रिसेशन की गणना की, तो जवाब क्या आया? क्या आया? ठीक वही 43 आर्क सेकंड प्रति शताब्दी। एकदम सटीक, बिना किसी वुल्कन ग्रह की जरूरत के। अरे वाह, मतलब बुध की वो अजीब चाल किसी अनदेखे ग्रह के वजह से थी ही नहीं। नहीं, वो तो आइंस्टाइन के बताए अनुसार गुरुत्वाकर्षण के काम करने का ही एक स्वाभाविक नतीजा था। तो न्यूटन का नियम गलत नहीं था, बस वो बहुत शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण वाली जगहों के लिए, जैसे सूरज के करीब, अधूरा था। सही कहा। आइंस्टाइन का सिद्धांत ज्यादा मुकम्मल तस्वीर देता है। तो इस तरह वल्कन, जो न्यूटोनियन भौतिकी की एक पहेली को सुलझाने की कोशिश में जन्मा था, आइंस्टाइन के नए और बेहतर सिद्धांत से हमेशा के लिए गायब हो गया। ये कहानी दिखाती है कि विज्ञान कैसे काम करता है, कैसे वो खुद को सही करता है, कैसे हमारी समझ विकसित होती है। बिल्कुल। वल्कन का किस्सा एक बहुत जरूरी सबक है। ये याद दिलाता है कि कभी-कभी वो विसंगतियां, वो पहेलियां जिन्हें मौजूदा सिद्धांत समझा नहीं पाते, असल में वो प्रकृति को और गहराई से समझने का दरवाजा खोल सकती हैं। वो हमें नए सिद्धांतों की ओर ले जा सकती हैं। सोचने वाली बात है। कौन जाने, आज के जो बड़े ब्रह्मांडीय रहस्य हैं, जैसे डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी है, हाँ, जिनके होने के अप्रत्यक्ष सबूत तो हैं, पर हम उन्हें सीधे देख नहीं पाते। बिल्कुल, शायद वो भी भविष्य में गुरुत्वाकर्षण या ब्रह्मांड की हमारी समझ में इसी तरह के किसी बड़े क्रांतिकारी बदलाव का इंतजार कर रहे हों। एक दिलचस्प ख्याल है, वाकई।